कुछ ही महीनों में अपने बेटे की शादी करूंगी, फिर तुम सबको ढेर सारी मिठाई खिलाऊंगी, अभी इतनी खाओ। मरियम बेगम ने मिठाई की प्लेट सामने रखी महल्ले की औरतों को दी। शादी? मेरे ख्याल में अजलान की शादी, उसका क्या नाम था, हाँ हुरिया, उसके साथ करोगी। उनमें से एक औरत बोली, हाँ माजदा, मैंने सुना है उस लड़की का अजलान के साथ चक्कर था जिसकी वजह से उसके शोहर ने उसे तलाक दे दी। दूसरी औरत बोली, अजलान जो कि अभी घर पहुंचा था वो दरवाजे की दहलीज पर ही ठहर गया। अंदर से आने वाली आवाज़ें उसके सर पर बॉम्ब की तरह गिरी थी। अरे क्या बात कर रही हो, किसी और से चक्कर चल रहा होगा, खामखा मेरे बेटे का नाम ले लिया। और मेरे अजलान को क्या लड़कियों की कमी है जो उस दागी और बदकिरदार लड़की से शादी करेगा। माजदा बेगम ने तंजिया अंदाज में हुरिया की बेइज्जती की। अजलान की टांगें कांपी। वो ये सब क्या सुन रहा था? उसकी माँ क्या बोल रही थी? सच कहा, एक तो उसका चेहरा खराब है, ऊपर से अब तो तलाक याफ्ता भी है। अजलान को भला लड़कियों की क्या कमी जो वो उस लड़की के साथ शादी करेगा। वही औरत बोली, ये लो चाय पियो। माजदा बेगम ने उसके सामने चाय की थी। बहुत से लोग ऐसे ही किसी की भी बच्ची पर बैठकर तबसरे करते हैं, ये जाने बगैर कि असल में मुजरिम है कौन, वो लड़की या लड़का। सच जाने बगैर कहीं भी बैठकर उसके किरदार की धज्जियां बखेर देते हैं, ये जानते हुए भी कि उनकी खुद की भी बेटियां हैं। फिर भी वो किसी की बेटी के बारे में बातें करते वक्त उसका ख्याल नहीं करते। दिल नहीं कांपता उनका कि खुदा ना खास्ता कल को ये मकाम उन पर भी आ सकता है। अजलान से मजीद ना खड़ा हुआ गया। वो उल्टे पैर पलटा और अपनी बाइक लेकर मोहल्ले से निकल गया। उसका दिमाग साई साई कर रहा था। अब वो असल बात जानना चाहता था और वो हामिद के सिवा कोई नहीं बता सकता था। घड़ी पर वक्त देखते हुए वो यूनिवर्सिटी की तरफ मोटरसाइकिल घुमा गया। आधे घंटे में वो यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहाँ शायद छुट्टी हो गई थी। अजलान ने बाइक एक तरफ खड़ी की और हामिद को फ़ोन मिलाया। कुछ ही देर बाद हामिद किरण के साथ उसके पास आया। भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो अजलान के पास पहुंचकर मुस्कुरा कर बोला, ये देखे बिना कि अजलान के चेहरे पर गुस्सा है, किरण तुम वैन में जाओ, हामिद मेरे साथ जाएगा। अजलान ने लहजा नर्म करके कहा, अस्सलाम वालेकुम। अजलान भाई कैसे हैं? किरण जाने ही लगी थी जब माहम की आवाज़ आई, जिसके साथ अफराह और जैन भी थे। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? वो तीनों की तरफ देखकर बोला, हम भी ठीक हैं, एकदम एकदम फिट फाट। माहम चहक कर बोली, भाई मैं वैन में जा रही हूँ। किरण उन तीनों को देखकर चिड़ी थी, तभी बोली और वैन के करीब चली गई। अजलान भाई अपना ख्याल रखिएगा, बाद में मिलेंगे। अफराह हल्का सा मुस्कुरा कर बोली और वैन के करीब चली गई। अजलान भाई अपना ख्याल रखिएगा, बाद में मिलेंगे। अफराह हल्का सा मुस्कुरा कर बोली। हामिद ने उसकी तरफ देखा। उसे यकीन नहीं था कि वो इस तरह नॉर्मल अंदाज में बोलेगी। वो समझ गया था कि उस दिन वो गुस्से में बोल रही थी। इन 6 महीनों में अफराह ने हर मुमकिन हद तक उसे इग्नोर किया था। अजलान मुस्कुराया, वो सब चले गए। अब वो हामिद को बाइक पर बिठा कर ले गया। कुछ दूर जाने पर एक जगह उसने बाइक रोकी। क्या हुआ भाई? हामिद हैरत से बोला और नीचे उतरा। हुरिया की तलाक कब और कैसे और क्यों हुई? अजलान सीधे अंदाज में बोला। उसके सवाल को सुनकर हामिद का रंग उड़ा। आपको किसने बताया? वो हिचकिचाते हुए बोला, जिसे बताना चाहिए था उसने तो नहीं बताया, अब सब तरीके से बताओ, वो वार्निंग देते हुए बोला। हामिद ने अपना बैग बाइक पर लटकाया और आहिस्ता आहिस्ता सब अजलान को बताने लगा। व्हाट? उसका दिमाग खराब है? किस तरह से वो इतना घटिया इल्ज़ाम लगा सकता है? वो तो जैसे सब सुनकर आपे से बाहर हुआ। मैंने इसलिए नहीं बताया कि कहीं आप वहाँ परेशान ना हो जाओ और सब छोड़कर यहाँ ना चले आओ। हामिद ने गर्दन झुकाकर मुजरिम बनकर कहा, मेरा दिल ऐसे ही बेचैन नहीं था, तो ये वजह थी। उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई, वो भी मेरी वजह से। अजलान वहीं बाइक से टेक लगाकर खड़ा हुआ था। नहीं भाई, आपकी वजह से नहीं, उस असद ने झूठा इल्ज़ाम लगाया है। हामिद ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, जो भी हो, जिस मोहब्बत को इसीलिए छुपा कर रखा कि उसके लिए मुश्किल ना बने, वही मोहब्बत आज उसके गले का फंदा बन गई। अजलान चेहरा हाथों में देकर बोला था अपना। अजलान भाई ज़्यादा मत सोचें, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं। हामिद अजलान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, मेरी ही गलती थी, मुझे उसके घर रिश्ता लेकर जाना ही नहीं चाहिए था। गलत हो गया, सब गलत हो गया। वो नफ़ी में सर हिलाकर बोला, भाई असद ने झूठ बोलकर हुरिया बाजी को तलाक दी थी। आपका नाम उसने प्री प्लान्ड दरमियान में खींचा था। हामिद बोला, मुझे अपना नाम खींचने का नहीं, उसका नाम खराब होने का गुस्सा आ रहा है। इमेजिन करो उसकी ज़िंदगी उन 6 महीनों में कितनी अजियत से भरी होगी। या अल्लाह, वो गुस्से से बोल रहा था और आखिर में पास पड़े कोक के कैन को ठोकर मारी। वो हवा में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। हामिद परेशान सा हुआ।
भाई आप बाइक पर बैठो, घर जाकर बात करते हैं। हामिद उसे पकड़कर बाइक की तरफ लाते हुए बोला, हामिद तुम्हें पहले बताना चाहिए था मुझे, मैं तभी आकर सबको सच बता देता। वो घुटनों पर दोनों हाथ रख कर झुका था। क्या बताता मैं? हाँ क्या बताता कि भाई जिससे आप मोहब्बत करते हो उस पर आपकी ही मोहब्बत का इल्ज़ाम लगाकर बदकिरदार बोलकर उसका शौहर तलाक देकर चला गया है। अब आप आओ ठीक कर लो ये सब, ये बताता। हामिद उसके कहने पर गुस्से से बोला, हाँ यही कहता, मैं आकर सबको बता देता कि ये सब झूठ है, असद झूठ बोल रहा है। अजलान भी उसी के अंदाज में चीखा, मेरे भोले भाई अपनी आंखों पर पड़ी पट्टी को हटाओ, चलो मैं बता देता हूँ। आप आ भी जाते तो क्या होता? क्या होता? आप उसी वक्त सब छोड़कर यहाँ आ जाते और सबको कहते कि सुनो ये सब झूठ है, और आपके कहने पर जैसे सब मान जाते। सीरियसली क्या मान जाते सब कि आप सच बोल रहे हैं? नहीं भाई, सब आप दोनों को ही कसूरवार ठहराते, क्योंकि उस साले असद ने आपके और हुरिया बाजी के कुछ मैसेज सबको दिखाए थे। उन मैसेजेस से साफ जाहिर हो रहा था कि आप दोनों के दरमियान कुछ चल रहा है। आप लाख दूसरों को यकीन दिलाते, पर हर किसी ने आपकी बात पर यकीन नहीं करना था, क्योंकि यहाँ लोग आंखों देखे को सच मानते हैं, चाहे वो सच हो या सच की शक्ल में झूठ का पलंदा। लोग सामने देखने वाली चीज़ों को ही सच मानेंगे और वो मैसेज आपको कसूरवार ठहराएंगे। हामिद चीखते हुए बोला। अजलान हैरान सा उसे सुन रहा था। कैसे मैसेज? वो शौक सा हुआ। हामिद ने अपना मोबाइल निकाल कर कुछ ओपन किया और अजलान को पकड़ाया, जो कि उस दिन अफरेहा ने उसे सेंड किए थे। हामिद ये सब झूठ है, ये सब मैसेज मैंने नहीं किए। अजलान हैरानगी से सारे मैसेज पढ़कर बोला, जानता हूँ, मैं मान सकता हूँ कि ये सब आपने नहीं किया, क्योंकि मुझे अपने भाई पर यकीन है, पर बाकी लोगों को यकीन नहीं है, इसीलिए बिना जांच किए ही उन्होंने सब सच मान लिया। हामिद ने उसके हाथ से मोबाइल लेते हुए कहा, चलें बैठे। वो बाइक को स्टार्ट करते हुए बोला। अजलान अभी तक हैरान था, शौक में था, नाचार उसे बैठना ही पड़ा। अम्मी बहुत अच्छा रिश्ता है, अभी इसकी शादी कर देंगे तो अच्छा है, वरना कोई रिश्ता नहीं देगा। पहले ही कम आते थे, अब तलाक की वजह से बिल्कुल भी रिश्ते नहीं आएंगे। अतिया सबका अतिया सेब का एक पीस मुंह में डालकर बोली। माहम सामने इब्राहिम को लेकर बैठी थी और अतिया के साथ बुशरा बेगम बैठ गई। मैं भी यही सोच रही हूँ, पर वो मानती ही नहीं, अब तो शादी का नाम भी नहीं लेने देती। बुशरा बेगम उदासी से बोली थी, क्यों भाई, नाम क्यों नहीं लेने देती? और वैसे भी अम्मी, इसका रिश्ता होगा तो तभी अफरेहा और माहम की बारी आएगी, उनकी बात बनेगी कहीं। जब यही इस घर में पड़ी रहेगी ना, तब कोई शरीफ लड़का बाकी लड़कियों के रिश्ते लेकर यहाँ नहीं आएगा। वो तल्ख लहजे में बोली। हुरिया किचन से पानी के 2 गिलास लेकर बाहर आई। आते हुए वो सब सुन चुकी थी। इधर आओ तुम। अतिया ने उसे आते हुए देख लिया था, तभी बोली। हुरिया ट्रे को मजबूती से पकड़ती हुई आई। जी बोले। वो ट्रे सामने टेबल पर रखते बोली, तुम दोबारा शादी क्यों नहीं करना चाहती? अतिया कड़क अंदाज में बोली, मेरा दिल नहीं मान रहा। वो सर झुकाकर बस इतना ही बोली, जैसे ये सवाल उसके लिए बहुत मामूली हो, जैसे हर रोज का काम हो, क्योंकि अतिया हर दूसरे हफ्ते कोई ना कोई रिश्ता लेकर आ जाती थी। तेरा दिल क्यों नहीं मान रहा? अच्छा, कहीं तेरा दिल अभी भी उस अजलान पर तो नहीं है? बोल, अभी भी वक्त है, वही रिश्ता कर देते हैं तुम्हारा। अतिया तंजिया अंदाज में हंसकर बोली। हुरिया को अपनी बहन की सोच पर हैरानगी हुई। मैंने बहुत बार कहा है कि वो सब झूठ है। हुरिया अभी बोल ही रही थी जब अतिया ने टोका, वाह मैडम, गुल खिलाकर अब उसे झूठ का नाम मत दो, अपनी आंखों से वो सब मैसेज पढ़े हैं। वो दोबारा तंजिया अंदाज में बोली। हुरिया अपनी बहन की इतनी छोटी सोच देखकर नम नजरों से बुशरा बेगम को देखने लगी। अतिया बस करो, क्या बोल रही हो तुम? बुशरा बेगम उसे चुप करवाने की कोशिश करने लगी। क्या चुप करूं अम्मी, इसने किसी को मुंह दिखाने के लायक छोड़ा है हमें? गंद फैलाकर अब बोल रही है कि झूठ है। इसकी वजह से जानती हैं मुझे मेरे ससुराल वाले कितनी बातें सुनाते हैं। अतिया गुस्से से बोली और सोफे से उठ खड़ी हुई। हुरिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। वो बोल तो सकती थी, पर वहाँ अल्फाज ज़ाया करने की ज़रूरत जहाँ किसी को यकीन ही ना हो तो क्या की जाए। वो नफ़ी में सर हिलाकर पलट गई। बस करो, बहन के मुतालिक कितनी और बकवास करोगी? बुशरा बेगम ने उसे डांटा। वो गुस्से से वहीं बैठ गई। अम्मी, अगर मज़ीद लड़कियों की शादी करनी है ना तो इसको जल्दी से निपटाएं। बचपन से ही ऐसी मनहूसियत फैला कर रखी है इसने घर में। वो तल्ख लहजे में बोली। बाहर से दाखिल होते अमीन साहब ने अतिया की सारी बातें सुन ली थी। वो अंदर दाखिल हुए। अब्बू अस्सलाम वालेकुम। अतिया उन्हें देखते ही फ़ौरन सोफे से उठ खड़ी हुई और सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहो, अपने घर में खुश रहो। वो उसके सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले। अतिया मुस्कुराई। आजकल वो मुकम्मल बदल चुके थे।
जितना गरूर अकड़ उनमें थी सब खत्म हो चुकी थी। वो चारों बेटियों को बहुत प्यार से बुलाते और उनके साथ बातें करते। बुशरा बेगम, पानी का ग्लास कमरे में भिजवा दो, वो ठहरे हुए लहजे में बोले। बुशरा बेगम उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। वो सारी रात बेचैन रहा था, उसे किसी तौर सुकून नहीं मिल रहा था। जो कुछ उसे कल पता चला उसकी वजह से वो बहुत डिस्टर्ब हो गया था। सारी रात आंखों में कटी थी। अभी भी वो सुबह फजर की नमाज के बाद रशीद साहब की कब्र पर गया तो 9 बजे वापस आया। वो अपने कमरे में दाखिल हुआ। माजिदा बेगम नाश्ते का बोल रही थी पर उसने इनकार कर दिया। वो फ्रेश होकर कमरे में दाखिल हुआ तो नज़र मोबाइल पर पड़ी। उसके चेहरे पर हैरानगी और शौक के तासुरात थे। ये तासुरात आने वाले नंबर को देख कर थे। सामने स्क्रीन पर चाचू की कोई 10 मिस कॉल्स नजर आ रही थी। सामने स्क्रीन पर चाचू अमीन लिखा जगमगा रहा था। इससे पहले कि वो उठाता कॉल कट गई थी। अजलान ने जल्दी से चेक किया तो उनकी कोई 10 मिस कॉल्स थी। वो परेशान हुआ और जल्दी से वापस कॉल मिलाई। अस्सलामुअलैकुम। कॉल उठाते ही वो अदब से बोला, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? अमीन साहब आगे से बोले। अजलान चौंका, उन्होंने कभी ऐसे बात नहीं की थी। जी चाचू, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं, आपकी तबीयत वगैरह ठीक है? वो एहतराम से बोला। हाँ बेटे, मैं ठीक हूँ। असल में फ़ोन करने का मकसद ये था कि मुझे तुमसे मिलना है। मैं घर पर ही मौजूद हूँ, क्या तुम आ सकते हो? वो आगे से बोले। उनका अंदाज ऐसा था जैसे रिक्वेस्ट कर रहे हों। जी जी चाचू, मैं आ जाता हूँ। वो फ़ौरन बोला। चलो आ जाओ, फिर बात होती है। खुदा हाफिज़ बोलकर वो फ़ोन बंद कर गया। अजलान कई पल फ़ोन की स्क्रीन को देखता सोचता रहा कि उनको क्या बात करनी होगी। वो काफ़ी परेशान भी हो गया था। फिर किसी को बिना बताए तैयार होकर बाइक पर बैठा और अमीन साहब के घर की तरफ बढ़ा। करीब 1 घंटे में वो उनके दरवाजे पर जा पहुंचा था। उनके दरवाजे को देखते ही काफ़ी अजियतनाक और कई खुशगवार यादें उसकी आंखों के पर्दे पर लहराईं। वो यहाँ आखिरी बार इस्लामाबाद जाने से 1 दिन पहले आया था, जब उसे हुरिया की मेहंदी का पता चला था। लंबा सांस हवा के सपुर्द करके वो अपनी बाइक से उतरा और हिम्मत करके दरवाजे की बेल बजाई। 1-2 दफ़ा बेल बटन प्रेस करने के बाद अमीन साहब ने ही दरवाज़ा खोला। अस्सलामुअलैकुम, वो अंदर दाखिल होते हुए बोला। वालेकुम अस्सलाम। अमीन साहब ने आगे बढ़कर उसे गले से लगाया और जवाब दिया सलाम का। कुछ पल के लिए अजलान साकित हुआ कि ये सब कुछ जो आज तक कभी नहीं हुआ, आज कैसे हो रहा था। चलो अंदर चलते हैं, वो मुस्कुराकर बोले और उसे लिए अंदर दाखिल हुए। अंदर दाखिल होते ही बुशरा बेगम सामने खड़ी थी। अजलान ने आगे बढ़कर सलाम किया, जिन्होंने उसका मुस्कुराकर जवाब दिया। अजलान, चलो मेरे कमरे में, वहीं बात करते हैं। बुशरा, तुम चाय भिजवा दो, अमीन साहब बोलकर आगे बढ़े। अजलान ने हाँ में सर हिलाया और उनके पीछे उनके कमरे में आया। अमीन साहब बेड पर बैठकर सामने पड़ी कुर्सी पर अजलान को बिठा गए। जी चाचू, इतनी अर्जेंट बुलवाया था आपने, क्या बात करनी थी? वो जो कब का अनजानी सोचों के घेरे में था, आखिर पूछ ही बैठा। देखो अजलान, ये बात शायद तुम्हें बहुत बकवास लगे, शायद तुम्हें मैं पागल या बेवकूफ़ लगूं, पर बहुत सोच समझ कर मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। अमीन साहब जैसे खुद पर हंसते हुए बोले थे। चाचू क्या बता रहे हैं, क्या बात है? मैं आपको क्यों ऐसा समझूंगा, मुझे बताएं क्या बात है? अजलान अब वाकई परेशान हो रहा था। क्या तुम हुरिया से शादी कर सकते हो? अमीन साहब ने हिम्मत मुजतमे करते हुए कहा। अजलान 2 पल के लिए शॉक में गया। वो ये बात बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। कि क्या? वो हकला कर बोला। वो एकदम बोल पड़ा था कि अमीन साहब क्या बात कर रहे हैं? ये वही थे ना जिन्होंने इसी रिश्ते से इनकार किया था, और फिर आज? मैं जानता हूँ इस वक्त तुम ये सोच भी नहीं सकते कि मैं ये सब बोलूँगा, पर बेटे मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलवाया है। हुरिया के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद मुझे और कोई रास्ता नहीं दिखा। मुझे एक तुम ही नज़र आए हो। वो सर झुकाए बोल रहे थे। पर चाचू, आपने खुद अब्बा को इनकार किया था, और अब? वो अपने हाथों की उंगलियों को एक दूसरे में उलझा कर बोला। जानता हूँ, यही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी। मैंने हीरे को पीतल पर चुना। अंधा था, आंखों पर पैसों की पट्टी बंधी थी, गरूर में जो आ गया था, और गरूर तो खुदा को नापसंद है। उसने आसमान से सीधा ज़मीन पर ला पटका मुझे। वो खुद पर हंस कर बोले। अजलान को उस वक्त वो काफ़ी टूटे हुए लगे। चाचू, कहीं आप हुरिया पर लगे इल्ज़ाम की वजह से तो नहीं बोल रहे? कहीं आपको ये तो नहीं लगता कि वो सच? वो इतना ही बोला था कि अमीन साहब ने उसे काटा। नहीं, मेरा खुदा गवाह है, मेरे दिल में एक दफ़ा भी ये ख्याल नहीं आया। मुझे अपनी बच्ची पर पूरा यकीन है। मैं जानता हूँ कि असद ने ये सब क्यों किया। वो उसकी बात काट कर फ़ौरन नफ़ी में बोले थे। असद ने ऐसा क्यों किया?
अजलान जानना चाहता था। उसके सवाल पर अमीन साहब ने उसकी तरफ देखा। तभी बुशरा बेगम चाय की ट्रे लेकर अंदर आई। वो सब जानती थी। अमीन साहब ने कल रात को उनसे बात करके ही अजलान को बुलवाया था। अजलान को चाय का कप पकड़ाकर वो भी अमीन साहब के साथ बैठ गई। तकरीबन 3 साल पहले असद एक दिन मेरी दुकान पर आया था। उसने खुले लफ्ज़ों में अतिया का रिश्ता मांगा था। तब भी मैंने वही किया जो तुम्हारे साथ किया था। इसके बाद वो नौकरी मिलने के बाद अमीर होकर हुरिया का रिश्ता लाया। चूंकि हुरिया का रिश्ता कहीं नहीं हो रहा था तो मैंने हाँ कर दी। उसने मेरे इनकार का बदला हुरिया की ज़िंदगी पर इस तरह से उसके किरदार पर सवालिया निशान लगा कर किया। तब भी मैं गलत था। मुझे उसे भी इनकार नहीं करना चाहिए था, पर मैंने 2 दफ़ा एक ही गलती को दोहराया और दूसरी दफ़ा अपने प्यारे बड़े भाई को भी खो दिया। अमीन साहब जैसे अपने जुर्म का एतराफ़ कर रहे थे। अजलान खामोशी से बस उन्हें देखता रहा। अजलान, मानता हूँ मैं बहुत गुनाहगार हूँ, रब का भी और रब के बंदों का भी। अपने भाई से तो माफ़ी नहीं मांग सकता, पर उसके बेटे से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग सकता हूँ मैं। वो अपने दोनों हाथों को जोड़कर अजलान से नम लहजे में माफ़ी मांगते हुए बोले, मेरे आगे हाथ जोड़कर मुझे क्यों गुनाहगार कर रहे हैं? प्लीज़ ऐसा मत करें। वो फ़ौरन चाय का कप टेबल पर रखता उनके कदमों में बैठ गया और उनके दोनों हाथों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, अजलान, मेरी बच्ची से शादी कर लो। अगर कल को हमें कुछ हो गया तो दुनिया के लोग उसकी ज़िंदगी हराम कर देंगे। उस पर कोई सच जानने की कोशिश नहीं करेगा। सब उसे ही कसूरवार ठहराएंगे। वो हाथों पर सर गिरा कर बोले। अजलान की खुद की आंखें भी भीग गई थी। अमीन साहब, बुशरा बेगम ने उनकी पीठ सहलाते हुए कहा, चाचू ऐसे मत करें। असद ने हुरिया पर इल्ज़ाम लगाया, चाहे वो झूठा ही था, पर मेरा नाम उसके नाम के साथ जोड़कर उसके किरदार को मशकूक करने की कोशिश की गई। मैं हुरिया से शादी करूंगा। वो उनके हाथ खोल कर बोला। अमीन साहब ने सर उठाकर उसे देखा, जैसे शुक्रिया अदा कर रहे हो। तुम्हारा यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। अमीन साहब अपनी नम आंखें साफ करते हुए बोले, चाचू ये कोई एहसान नहीं, ये मेरा फ़र्ज़ है, मेरी मोहब्बत का फ़र्ज़। मैं वादा करता हूँ हुरिया की ज़िंदगी को खुशियों से भर दूंगा, अपनी सारी खुशियाँ उसकी झोली में डाल दूंगा, कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा उसे। वो मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर बोला और उठकर कुर्सी पर बैठा। बेटे, हम लोग कल आएंगे और माजिदा भाभी से माफ़ी मांगेंगे। वो काफ़ी नाराज़ होंगी। तुम उन्हें हमारे आने का मकसद बता देना। बुशरा बेगम बोली, चची आप फिक्र ना करें, मैं अम्मी को समझा दूंगा। अभी बहुत देर हो गई है, अगर इजाज़त हो तो मैं चलूं? वो कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अमीन साहब उसे गले मिले और जाने की इजाज़त दी। वो उनसे मिलकर कमरे से निकला और बाहर निकलने लगा। हॉल का दरवाज़ा क्रॉस किया, तभी उसे आवाज़ आई, मिस्टर अजलान। उसकी आवाज़ में वाज़े गुस्सा था। अजलान ने पलट कर देखा। सामने थोड़े ही फासले पर हुरिया खड़ी थी। कुछ पल के लिए वो चुप सा हुआ। इतने महीनों बाद उसका चेहरा देखा था। जब बोले, जी बोले। वो नज़रें इधर उधर करते हुए बोला, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मेरी इज्जत उछालने में कोई कमी रह गई थी जो अब वो पूरी करने आए हैं? वो गुस्से में बोली, पहली बात, ये घर मेरे चाचू का है, उन्होंने बुलवाया था। दूसरी बात, आपकी इज्जत मेरी इज्जत है और अपनी इज्जत को कोई नहीं उछालता, उसे संभाल कर रखता है। वो आगे बढ़ा और हुरिया का ज़मीन को छूता दुपट्टा एक कोने से पकड़कर उसके सर पर डालते बोला। हुरिया उसकी हरकत पर शौक रह गई। अल्लाह हाफिज़, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाअल्लाह। अजलान चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला और बिना उसका जवाब सुने दरवाजे से बाहर निकल गया। उस इसकी इतनी हिम्मत! वो उसके जाने के बाद होश में आई और गुस्से से बोलती वापस पलटी, अम्मी, ये अजलान हमारे घर में क्या लेने आया था? बुशरा बेगम किचन में खाना बना रही थी जब हुरिया गुस्से से अंदर दाखिल होते हुए बोली, तुम्हारे अब्बू ने बुलवाया था। बुशरा बेगम आटा निकालते हुए बोली, क्यों? हुरिया ने फौरन पूछा, रात को खाने पर पता चल जाएगा। अफरेहा के साथ अभी तक बाजार से वापस क्यों नहीं आई अतिया? इब्राहिम को भी साथ ले गई। मेरा मासूम सा बच्चा बहुत परेशान हो जाएगा। बुशरा बेगम बहुत आराम से अपनी बात को बदल गई। हुरिया उनकी चालाकी समझ गई। वो वहीं किचन से बाहर निकली और अफरेहा को फ़ोन करने लगी। तभी अफरेहा और अतिया घर में दाखिल हुई। आज तो थक गई, अतिया अंदर दाखिल होते हुए बोली। हुरिया ने आगे बढ़कर इब्राहिम को अपनी गोद में लिया। रात के खाने पर सब मौजूद रहना, मुझे ज़रूरी बात करनी है। अभी फ़िलहाल मुझे काम है तो चलता हूँ। अमीन साहब अपने कमरे से निकलकर उन सब के पास आते हुए बोले और बाहर की तरफ निकल गए। ऐसी क्या बात करनी है? अफरेहा ने सवालिया नज़रों से हुरिया को देखा। हुरिया ने कंधे उचकाए। हुरिया और अफरेहा ने बुशरा बेगम का बताया हुआ मेन्यू तैयार किया। शाम के वक्त अतिया का शोहर आसिफ भी आ गया था, जिसे देखकर अब सभी को असल बात जानने का तजस्सुस हो रहा था। अमीन साहब भी घर आ गए।
जिसे देखकर अब सभी को असल बात जानने का तजस्सुस हो रहा था। अफराह ने डिनर लगाया। मैं आप सबको एक वक्त पर एक जगह जमा होने का इसलिए कहकर गया था क्योंकि एक अहम फैसला कल रात मैंने और बुशरा ने लिया, तो सबको ये बताने के लिए ही बुलवाया है। अमीन साहब ग्लास से पानी का घूंट भरते हुए बोले। जी अब्बू बोलें, क्या बात है? अब तो तजस्सुस हो रहा है, अलीना बोली। बाकी सब भी मुतवज्जो हुए। अमीन साहब ने बुशरा बेगम की तरफ देखा, जिन्होंने उन्हें आंख के इशारे से बात करने का कहा। कल रात सब सोचने के बाद सुबह मैंने अजलान को बुलवाया था। उससे सारी बात हो गई। मैंने फैसला किया है कि हुरिया की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए। अमीन साहब हुरिया को देखते हुए बोले। वो उसके चेहरे के उतार चढ़ाव वाजे देख सकते थे। हुरिया ने नज़रें ऊपर करके सवालिया नज़रों से बुशरा बेगम और अमीन साहब को देखा, जैसे बात समझने की कोशिश कर रही हो। किससे? अफराह ने पूछा। अजलान से। अमीन साहब ने अजलान का नाम लेकर सबकी तरफ देखा। मुझे किसी से शादी नहीं करनी। हुरिया फौरन कुर्सी से उठ खड़ी होकर बोली और ऊपर अपने कमरे में जाने लगी। मैंने पूछा नहीं, अपना फैसला सुनाया है और मुझे यकीन है कि मेरे फैसले से किसी को इनकार नहीं होगा। वो जा रही थी जब पीछे से अमीन साहब की सर्द आवाज़ गूंजी। अब्बू, एक दफ़ा आपकी मानी है, अब मुझे शादी नहीं करनी और अजलान से तो बिल्कुल भी नहीं। वो बोलकर ऊपर अपने कमरे की तरफ भागी। अफराह और माहम उसके पीछे गई। आसिफ, तुम आज रात यहीं रुक जाओ, सुबह दोपहर के वक्त हम भाभी की तरफ रिश्ता तय करने जाएंगे। अमीन साहब बोलते हुए कुर्सी धकेल कर उठे और अपने कमरे में चले गए। अम्मी, माजदा ताई क्या मान जाएंगी? जो कुछ उस दिन हुआ था उसको क्या वो भूल जाएंगी? कभी भी नहीं। अलीना प्लेट को पीछे खिसकाकर बोली। अजलान बोला अजलान ने बोला है कि वो बात करेगा, रात को फ़ोन पर जवाब देगा। देखो क्या बनता है। बस अल्लाह मेरी बच्ची के नसीब अच्छे करे। पहले ही वो बहुत गमों से घिरी है। बुशरा बेगम दिल से दुआ मांगते हुए बोली। चलें फिर देखते हैं क्या बनता है। वैसे उसी लड़के के साथ शादी कर देना जिसके साथ उसके पहले शोर ने इल्ज़ाम लगाकर छोड़ा। कुछ समझ नहीं आया। आसिफ बिरयानी का चम्मच भर के मुंह में डालते बोला। जो बेहतर होगा वही होगा। मुझे अपनी बच्ची पर यकीन है, वो बेकसूर है। बुशरा बेगम सख्त लहजे में बोलकर कुर्सी धकेल कर उठी और चली गई। आसिफ, क्या करते हैं? अम्मी को बुरा लग गया है। अलीना बोली। मैं क्या करूं, सच ही तो बोला है, वो कंधे उचकाते हुए बोला। अजलान अमीन साहब के घर से होकर घर तो आ गया था, पर अब वो सोच रहा था कि कैसे बात करे। वो जानता था अगर बात छेड़ी तो घर में तूफान आ जाएगा, पर अब वो वादा भी करके आया था उनसे। अभी छत पर चक्कर लगाते वो हजार सोचों में गुम था। रात के 9 बज गए थे, पर अभी तक उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी बात करने की। भाई, ऊपर क्या कर रहे हो? अम्मी बुला रही हैं। वो काफ़ी गुस्से में लग रही थी। समझ नहीं आ रहा कि मामला क्या है। हामिद माजिदा बेगम के कहने पर उसे बुलाने आया था। गुस्से में? क्यों? अजलान फौरन बोला। आप नीचे चलो, पता चल जाएगा। मुझे तो समझ नहीं आ रही। हामिद काफ़ी परेशान हो गया था। अजलान उसके साथ नीचे आया। जी अम्मी, वो सहन में खड़ी माजिदा बेगम को देखकर बोला, जो काफ़ी गुस्से में उसी की तरफ देख रही थी। तुम्हें पता है अभी अभी किसका फ़ोन आया था? वो माथे पर बल डाले अजलान को घूरते हुए बोली। किसका? अजलान नॉर्मल अंदाज में बोला। तुम्हारे बाप के कातिल का। और पता है क्या बोल रहा था? कल हम लोग आपके घर आएंगे। पता है क्या करने? माजिदा बेगम कमर पर हाथ रखकर गुस्से से बोली। क्या करने? अजलान अनजान बनते हुए बोला। अपनी उस तलाक याफ्ता लड़की का रिश्ता लेकर तुम्हारे लिए। वो तल्ख लहजे में बोली। अजलान ने हुरिया के लिए ऐसे अल्फाज सुनकर जोर से आंखें मींची। जब मैंने बोला था कि उस घर में कदम नहीं रखना तो क्यों गए थे तुम? माजिदा बेगम चिल्लाई थी। अम्मी, चाचू ने बुलवाया था। मैं उनसे वादा करके आया हूँ, हुरिया से शादी करूँगा। वो आगे बढ़कर बोला। ठा माजिदा बेगम का हाथ उठा और उसके गाल पर निशान छोड़ गया। अजलान लड़खड़ाया। तुम जैसा बेटा हो तो उसे शर्म से डूब मरना चाहिए। जिस इंसान की वजह से तुम्हारा बाप रोते रोते इस दुनिया से चला गया, तुम उसकी लड़की से शादी करने जा रहे हो? माजिदा बेगम चिल्लाई। अम्मी, भाई की बात तो सुन लें। हामिद ने आगे बढ़कर उनको कंधों से पकड़कर कहा। क्या सुनूं हामिद? बताओ क्या सुनूं मैं? उसकी? तुम देख नहीं रहे क्या करके आया है ये? माजिदा बेगम रोते हुए बोली। अम्मी, अगर अब्बा आज जिंदा होते तो वो भी यही करते। मैं वही कर रहा हूँ जो सही है। हुरिया पूरे खानदान में बदनाम हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने रिश्ता भेजा था और असद ने उसी बात को पकड़कर झूठ बनाकर सबके सामने सच की तरह पेश किया। इस सब में बताएं उस लड़की का क्या कसूर है? रिश्ते से इनकार चाचू ने किया था।
इसमें मेरा क्या कसूर था? इल्ज़ाम लगाकर असद ने तलाक दे दी। इसमें हुरिया का क्या कसूर है? वो बेचारी मेरी वजह से किसी के सामने सर उठाकर नहीं चल सकती। अजलान इन सब में खुद को कसूरवार ठहरा रहा था। तुम्हारी आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। आखिर उस लड़की में है ही क्या? न शक्ल की अच्छी और ऊपर से तलाक याफ्ता। माजिदा बेगम गुस्से से बोली और अपने कमरे में जाकर दरवाजे को कुंडी लगा ली। हामिद और किरण उनके दरवाजे को खटखटाने लगे। अजलान वहीं चारपाई पर बैठ गया और अपना सर हाथों में गिरा लिया। भाई, आपको हुरिया आप इसे अब शादी नहीं करनी चाहिए। मुझे आपका फैसला बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। किरण वहीं से दरवाजे के पास खड़ी होकर बोली। अजलान चारपाई से उठा और घर से निकल गया। हामिद उसे रोकता रहा पर वो चला गया। वो बेमकसद गांव की सड़क पर चलता जा रहा था। उसके लिए सब बहुत मुश्किल हो रहा था। ना वो माजिदा बेगम को नाराज़ कर सकता था, ना अमीन साहब को इनकार कर सकता था। वो दोनों तरफ से पूरी तरह फंस चुका था। कुछ सोच लेने के बाद उसने अपना फ़ोन निकाला। अस्सलामुअलैकुम सदफ़ बाजी, कैसी हैं? फ़ोन निकाल कर उसने सदफ़ को कॉल मिलाई। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, तुम सुनाओ? चक्कर ही लगा जाते, इतने दिन हो गए। सदफ़ ने खुशगवार लहजे में कहा। आऊँगा, मुझे आपसे एक बात भी करनी है। अजलान बोला। कैसी बात? एक मदद चाहिए, अजलान ने कहा और फिर सारी बात उसको बताई, जिसे सुनकर सदफ़ सिर्फ खामोश हुई। क्या आप अम्मी को मनाने में मेरी मदद कर सकती हैं? अजलान ने उम्मीद भरे लहजे में पूछा। मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं सुबह 9 बजे तक आती हूँ, अम्मी को मनाने की पूरी कोशिश करूँगी। सदफ़ बोली तो अजलान ने सुख का सांस लिया। थोड़ी देर मजीद बात करके वो घर वापस चला आया। हुरिया पिछले 2 घंटे से कमरे में बंद थी। बेड पर बैठे वो रोने में मसरूफ थी। सर उठाकर उसने सामने लगी घड़ी की तरफ देखा जहाँ 12 बज रहे थे। उसने कुछ सोचकर मोबाइल पकड़ा और अजलान का नंबर मिलाया। दूसरी ही बेल पर फ़ोन उठा लिया गया। कौन? नींद से भरी आवाज़ आई। वो कमरे में सोया था जब फ़ोन बजा। हालांकि नाम सेव था पर उसने देखे बिना कॉल उठाई। मेरी ज़िंदगी अजीरन करके खुद कैसे सो रहे हैं? वो गुस्से से बोली। हुरिया की आवाज़ सुनकर वो एक पल में उठ बैठा। मोबाइल की स्क्रीन देखी जहाँ हुरिया का नाम जगमगा रहा था। वक्त देखा, 12 बज रहे थे। क्या हुआ? इतनी रात को फ़ोन किया है, सब ठीक तो है ना? वो परेशान सा हुआ। ठीक? जो तुमने मेरे अब्बू के सर पर बॉम्ब फोड़ा है उसके बाद सब ठीक कैसे हो सकता है? हुरिया तंजिया अंदाज में बोली। अजलान समझ गया था कि अमीन साहब ने उसे रिश्ते की बात बता दी है। क्या मतलब? वो बेड से उठ खड़ा हुआ और खिड़की की तरफ आया। चूंकि बेड के दूसरी तरफ हामिद सो रहा था, वो उसकी आवाज़ से जाग ना जाए इसलिए वो एक तरफ हुआ। देखें अजलान, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी, मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। वो लंबा सांस लेकर गुस्से को पीते बोली। आप रोती रही हैं? अजलान को उसकी आवाज़ भारी महसूस हुई तो बोला। हुरिया सवाल के जवाब में वापस सवाल सुनकर पागल सी हुई। हाँ, रोती रही हूँ, आपको इससे क्या? अभी के अभी अब्बू को फ़ोन करें और रिश्ते से इनकार करें। वो गुस्से से बोली। मैं ऐसा नहीं करूँगा, चाचू को वादा कर चुका हूँ तो अब वादा तो पूरा करूँगा, चाहे जो मर्जी करना पड़े। वो पुरसकून लहजे में बोला और यही पुरसकून लहजा हुरिया को तपा गया। ओह, तो समझ गई, आप मुझसे शादी इसीलिए करना चाहते हैं ना, ताकि ताया अबू का बदला ले सकें। इसीलिए वो सारे मैसेजेस किए। मैं तो आपको भोला भाला समझती थी, पर आप तो खिलाड़ी निकले। हुरिया गुस्से में न जाने क्या क्या बोल रही थी। हुरिया, सिर्फ एक बात कहूँगा, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूँ जो आपसे बदले के लिए शादी करूँ। और मेरे अब्बा का वक्त आ चुका था, बस कोई बहाना बनना था, वो बन गया। अल्लाह ने उन्हें अपने पास बुला लिया। अब अल्लाह के फैसले पर मैं किसी से लड़ तो नहीं सकता। आप फिलहाल सो जाएं, कल चाचू यहाँ आएंगे। आप दुआ करें रिश्ता ना हो और मैं दुआ करूँगा कि रिश्ता हो जाए। देखते हैं खुदा किसकी सुनता है। आखिर में वो मुस्कुराया और कॉल बंद कर दी। हुरिया को अपने सख्त अल्फाज पर शर्मिंदगी हुई, पर इस शर्मिंदगी पर दोबारा गुस्सा हावी हो गया। जिसने मेरे किरदार को मशकूक कर दिया, मैं उससे कभी शादी नहीं करूँगी। वो गुस्से से बोली और बेड पर लेट गई। सुबह 9 बजे के करीब सदफ पहुंच गई थी। वो अभी माजिदा बेगम के कमरे में बैठी उनसे बात कर रही थी। तुम उसकी हिमायत करने आई हो? मैं सब कभी नहीं होने दूंगी। माजिदा बेगम ने नफ़ी में सर हिलाया। अम्मी, बात को समझे, इस फजूल सी लड़ाई पर रिश्ते तो खराब मत करें। अगर चाचू अपना हाथ बढ़ा रहे हैं तो हमें भी खुशी खुशी उनका हाथ थामना चाहिए, और रिश्ता जुड़ने से तो रिश्तों में पड़ी दरार कम हो जाएगी, मिट जाएगी। वो सदफ पूरी कोशिश में थी कि वो मान जाए। बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, हमें यूं इनकार नहीं करना चाहिए। हामिद अंदर दाखिल होते हुए बोला। तो क्या करूं? उस हुरिया को बहू बना कर ले आऊं और उसके बाप को माफ कर दूं? बिल्कुल नहीं, माजिदा बेगम गुस्से से बोली। अम्मी, माफ कर दें, आपका दिल तो बड़ा है ना, और वैसे भी जो माफ करता है अल्लाह उसको पसंद करता है।
अल्लाह पाक को माफ़ कर देने वाले बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सवाब देता है वो माफ़ करने वालों को। सदफ बिल्कुल बच्चों की तरह माँ को समझा रही थी। सदफ तुम नहीं जानती, अगर उसको बहू बना लिया तो और अमीन को माफ़ कर दिया तो मेरा बेटा छीन लेंगे वो, वही तो इस घर को चलाता है, उसको बातों में लगा लेंगे। वो रोते हुए बोली। अजलान कमरे में दाखिल होते हुए सब सुन चुका था। वो चलता हुआ माजिदा बेगम के करीब आया और ज़मीन पर उनके कदमों में आन बैठा। मैं इतना पागल नहीं हूँ जो अपनी जान से प्यारी माँ को छोड़कर चला जाऊँ या किसी की बातों में आऊँ। अम्मी, क्या आप अपने बेटे की खुशी के लिए ये सब नहीं मान सकती? प्लीज़ मेरे लिए। अजलान माजिदा बेगम का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला। वो बिल्कुल चुप थी। अम्मी जान अब मान भी जाएं। हामिद बोला। ठीक है, सिर्फ तुम्हारे लिए मैं ये सब बर्दाश्त करने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। माजिदा बेगम बोली। कैसी शर्त? सदफ बोली। वो शर्त मैं उनके सामने ही बताऊंगी। वो बेड से उठते हुए बोली। शुक्रिया अम्मी, आप नहीं जानती आपने मुझे कितनी बड़ी खुशी दी है। अजलान नम लहजे में बोला। मैं मान तो गई हूँ, मगर अजलान तुम ये कभी मत भूलना कि तुम्हारी बेवा माँ और बिन ब्याही बहन घर में है, उनकी जिम्मेदारी तुम पर है। वो बोलकर कमरे से निकल गई। ये क्या बात हुई? क्या मैं इस घर में नहीं रहता और क्या मेरी जिम्मेदारी भाई पर नहीं है? हामिद नाराजगी से बोला। हद है हामिद, वो इमोशनल है, तुम टांग मत अड़ाओ। सदफ ने उसे डांटा। मुबारक हो मेरे भाई, हामिद अजलान के गले लगते हुए बोला। सदफ ने भी मुबारकबाद दी। किरण बिना कुछ बोले कमरे से निकल गई। इस छिपकली को तो बाद में मना लेंगे, अभी अमीन चाचू को बोलो आ जाएं। और हाँ, अम्मी कुछ बोलें तो रिएक्ट मत करें। हामिद ने कहा तो अजलान ने हाँ में सर हिलाया और मोबाइल निकालकर फ़ोन करने लगा।